आखिरी पॉइंट बचा हुआ है। वो कौन सा पॉइंट बचा हुआ है? लेजी की अकाउंटिंग में जो आखिरी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? दैट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब जहां पर लेजी एंड लेजर एग्री करते हैं ऑन सम चेंजेस। ये कोई भी चेंजेस जो होती है उसके कंटेक्स्ट में होता है। यहां पर हम अपने पास जो भी पॉइंट्स लाते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें एक पॉइंट, हालांकि मॉडिफिकेशन नहीं बोलते, हम ट्रीट करते हैं सेपरेटली, इसकी डिस्कशन में इंक्लूड कर रहा हूं मैं उसको, कि अगर कोई न्यू एसेट ऐड हो रहा है और अगर न्यू एसेट ऐड हो रहा है एट मार्केट रेट, एट मार्केट रेंटल्स, तो हम उसे कहते हैं ट्रीट करो एज सेपरेट लीज। आप उसे सेपरेट लीज की तरह ट्रीट करो। पिछली लीज के साथ आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। ये नहीं, ये आपके पास अल्टीमेटली डबल क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप पहली लीज के क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे, इसको आप एडिशनली अलग सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक तरह की सिचुएशंस होती हैं। दूसरा तरह का मुद्दा आता है कि जहां पर डिक्लाइन इन स्कोप होता है। डिक्लाइन इन स्कोप, ये भी दो तरह का स्कोप हो सकता है जो कम हो। एक तो लीज टर्म में कमी हो सकती है, दूसरा एसेट के अंदर कमी हो सकती है। इसका मतलब एसेट में भी कमी हो सकती है। अच्छा, क्या एसेट 100% भी रिटर्न हो सकता है? द आंसर इज यस, एसेट 100% भी रिटर्न हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो एसेट 100% रिटर्न हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा स्टेप 1 पर मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे डिक्लाइन इन स्कोप की एंट्री डालनी पड़ती है। मुझे ये बताइए, अगर मेरा एसेट 100% रिटर्न हो गया तो क्या लीज लायबिलिटी 100% हट जाएगी? फटाफट से बताओ, लीज लायबिलिटी 100% हट जाएगी? द आंसर इज यस। क्या मेरा आरओयू एसेट भी 100% हट जाएगा? क्योंकि मेरा आरओयू एसेट भी पूरी तरह से चला जाएगा। और मुझे बताओ, इन दोनों के आने जाने से क्या पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा? द आंसर इज यस। जब आपने 100% ही एसेट रिटर्न कर दिया तो क्या उसके बाद आपसे लीज रीमेजरमेंट कराने के लिए वो कोई डेटा दे सकता है कि अभी भी किराया चलता रहेगा या अभी भी ऐसा होगा या उसमें काम खत्म हो गया? उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब उसमें कोई लीज मेजरमेंट का चक्कर नहीं होता। इस पर कोई सवाल आपको देखने को भी नहीं मिलते और ये मैंने भी डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा बहुत सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम आती है अगर मान लो लीज टर्म कम होता है। तो लीज टर्म कम होता है तो आपको लीज लायबिलिटी को भी कम करना पड़ता है, आरओयू को भी डालते हैं और पीएनएल भी आते हैं। मुझे ये बताओ, ये लीज लायबिलिटी कितने से आती है? लीज लायबिलिटी हमेशा हमेशा किस फॉर्मूले से आएगी? प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग कौन सा रेट? ओरिजिनल रेट फॉर लीज रेंटल वेव्ड ऑन कैंसल्ड लीज टर्म। मैं क्या ठीक बोल रहा हूं या मैंने गलत लिखा? मैंने कहा यह एकमात्र तरीका है कि ओरिजिनल रेट से वो लीज रेंटल जो कैंसल्ड लीज टर्म के हैं उन्हें हटाओ, उसकी पीवी निकाल करके। बोलो हां। और मुझे ये बताओ, आरओयू एसेट जो होगा ये प्रो राटा रिड्यूस करो। प्रो राटा कैसे रिड्यूस करोगे? बुक वैल्यू इनटू जितना लीज टर्म वेव्ड है अपॉन जितना लीज टर्म अवेलेबल था ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। क्या आपके पास इतने का आरओयू एसेट रिड्यूस हो जाएगा? और बाकी क्या हो जाएगा? बाकी जाएगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर इन पीएनएल, डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। क्या इसमें भी लीज लायबिलिटी को रीमेजर करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो अब हमने कहा कैलकुलेट करो। बताओ किसे कैलकुलेट करो? लीज लायबिलिटी बेस्ड ऑन, बताना किस पर बेस्ड ऑन? रिवाइज्ड रेट। क्या आप बेस्ड ऑन रिवाइज्ड लीज पेमेंट्स लोगे? फटाफट से बताओ। क्या लीज पेमेंट्स भी रिवाइज्ड लोगे? द आंसर इज यस। जब ऐसा करेंगे तो मेरे पास एंट्री क्या बन जाएगी? लीज लायबिलिटी टू आरओयू या आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। वो प्रिकॉशन अभी भी चलेगी कि आरओयू शुड नॉट बिकम नेगेटिव इन दिस सिचुएशन। ओके, मुझे ये बताओ, अगर एसेट रिड्यूस होता है तो क्या तब भी डिक्लाइन इन स्कोप में लीज लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा? तब भी मुझे लीज लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे डेबिट कर सकता हूं? पहला,
PV using original rates for lease rent belonging to, बताओ किसको belonging to? For lease rent belonging to asset surrendered, जो आपने एसेट सरेंडर कर दिया, एसेट्स सरेंडर्ड। यहां पर एक शॉर्टकट भी चलता है, यहां एक शॉर्टकट भी चलता है। वो शॉर्टकट क्या है कि आप सीधी सीधी लीज लायबिलिटी का प्रोराटा कर दो, लीज लायबिलिटी इनटू पार्ट ऑफ एसेट सरेंडर्ड आउट ऑफ टोटल पार्ट्स। भाई टोटल 10 पीस थे, 2 वापस कर दिए, 3 वापस कर दिए, तो उससे भी हो जाएगा। क्या ये शॉर्टकट ऊपर चल सकता था? नहीं चल सकता था, पर ये चीज आपको प्रैक्टिस करके दिमाग में जाएगी। मुझे बताइए, टू आरओयू एसेट्स, क्या आरओयू एसेट को फिर से प्रो राटा रिड्यूस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुक वैल्यू इनटू फिर से पार्ट ऑफ एसेट्स सरेंडर्ड डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ द एसेट्स। क्या आपके पास आरओयू की वैल्यू से ये भी कमी आ जाएगी? और मुझे बताइए बाकी क्या जाएगा? बाकी जाएगा P&L विच विल बी अगेन बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको जब भी ये बता रहा हूं तो आपका पूरा दिमाग खुला हुआ है कि हां ठीक है भाई, इसको हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आती है बारी, इसके अंदर भी क्या आपके पास लीज रीमेजरमेंट हो सकती है? द आंसर इज यस। ये अभी भी वही वाले फॉर्मूले से उसकी भी लीज रीमेजरमेंट होगी और वो वही लीज को आरओयू में डाला जाएगा या किसी और में डाला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अदर चेंजेस भी हो सकते हैं जो वो आपस में एग्री कर सकते हैं। अदर चेंजेस में कौन कौन से हो सकते हैं, जरा फटाफट से बताओ। अदर चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे कि लीज रेंट को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। लीज रेंट को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इन वैसे तो लीज रेंट के अंदर बात बोल दी। इन सब्सटेंस फिक्स्ड को हम बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें परचेज ऑप्शन आ सकती है, जा सकती है। आरवीजी आ सकता है, जा सकता है, या एक्सेट्रा। मैं कह सकता हूं एनी अदर चेंजेस, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। हां, न्यू एसेट भी आ सकता है, न्यू एसेट आ सकता है नॉट एट मार्केट प्राइस। मैंने कहा अगर मान लीजिए ऐसा होता है, लीज रेंट कम हो रहा है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो लीज रेंट कम होने का कारण क्या है? कोविड-19। भाई ये चेंज हो रहा है क्या? लीज रेंट कम हो रहा है। और लीज रेंट क्यों कम हो रहा है? कारण है कोविड-19। क्या क्या बातें कही कि हमारे पास या तो रेंट जो था वेव हो गया, रेंट मतलब जो पेमेंट थी, लीज पेमेंट, वो वेव हो गई है, या वो पेमेंट जो थी वो डेफर हो गई है। ये जो हुआ है ड्यू टू, बताओ किससे हुआ है? ड्यू टू कोविड हुआ है। किस डेट तक आप ये चेंजेस कर सकते हैं? 30 जून 2022 तक कर सकते हैं। क्या कोई और चेंजेस कर सकते हैं अदर देन लीज रेंट? अदर देन लीज रेंट कोई और चेंज भी कर दें कि एसेट बढ़ा दें, घटा दें, ये कर दें, परचेज ऑप्शन ले आए, परचेज ऑप्शन घटा दें, आरवीजी ले आए, आरवीजी हटा दें, नया एसेट ले आए, लोअर देन मार्केट प्राइस पर ले आए। अगर कुछ भी तुमने और चेंज कर दिया तो आपके पास वो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इन केसेस में अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आपके पास यहां एक ऑप्शन है टू अप्लाई। क्या अप्लाई कर सकते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट, जिसके अंदर लीज लायबिलिटी को आप कहां डाल देते हैं? P&L में डाल देते हैं। अगर वेवर होता है तो P&L में आ जाता है, डेफर है तो कुछ भी नहीं करते हैं। डेफर का मतलब थोड़ा डिले हो गया और कुछ नहीं है, डोंट जनरलाइज एनी एंट्री फॉर दैट। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने कहा नो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट्स, तो फिर ऐसे में हम अपने पास उसको क्या करते हैं? अब समझ में आ गई चार्ट के अंदर कि लीज रेंट कम हो रहा है अदर देन कोविड-19, जहां प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट नहीं है, तो वो कौन सी कैटेगरी बन गई? फटाफट से बताओ।
वो कौन सी कैटेगरी बन गई, वो इनके साथ ही कवर हो गई। ओके, इन सब सिचुएशन में आ गई। क्या इसमें कहीं डिक्लाइन इन स्कोप की एंट्री होगी? स्टेप 1 डिक्लाइन इन स्कोप, नो एंट्री, क्योंकि इसमें कोई स्कोप घटाने वाला मैंने काम किया ही नहीं है। अमाउंट को चेंज किया है, रेंट को चेंज किया है, नया एसेट डाला है। क्या मैंने इसके अंदर कहीं पर भी आपको कहा कि आप इसके अंदर ऐसा कोई एसेट घटा दें? कुछ नहीं बोला। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? स्टेप 2 अप्लाई होगा। स्टेप 2 में क्या होगा? आप रिवाइज्ड रेट यूज करेंगे। बताओ किसके ऊपर यूज करोगे? रिवाइज्ड पेमेंट के ऊपर यूज करोगे, और उससे अपने पास लीज लायबिलिटी टू आरओयू या आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ये एंट्रीज डालोगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये मेरी पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग कोविड की डिस्कशन हो गई। इसके ऊपर कुछ बच्चे ने कहा था सर आप हमें ना क्वेश्चन बताना कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो ये लीजिए आर्यन, इसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 33। ओके, इस पर है क्वेश्चन नंबर 33, इस पर है क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37। ओके, अब इसकी आगे मुझे बारीकी नहीं पता आर्यन कि इसमें से ये वाला कौन सा और ये वाला कौन सा है, और ये वाला तो है ही नहीं है। ओके, बट एनीवे इनमें से कोई ना कोई इन दोनों में ही लगेगा, इस पर तो पक्का नहीं है। साक्षी एग्जाम्पल्स को एग्जाम के लिए छोड़ दो, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए होते हैं, इसलिए उनको मैं रेफर नहीं करूंगा यहां पर। और इसके अलावा 34 एंड 36, 34 एंड 36, 36 दो बार कैसे आया? 35, 37 एंड 67। ओके, तो दिस इज 67, दिस इज 34, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 67। ओके, तो क्या आपके पास अब बस इससे संबंधित यही सवाल है हमारे पास। इसके अलावा कोविड के सवाल हैं। कोविड के सवाल अभी हमने ढूंढे थे, उसकी लिस्ट मैंने ना बनाई हुई नहीं है, तो कोविड के सवाल मैंने कांटे लगा रखे हैं। तो बताऊं कोविड के सवाल कौन कौन से हैं? अभी बस कांटे से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 51 तक। ओके, तो 47 से लेकर 51 तक। और मैं एक बार एग्जाम का भी कोई सवाल देख लूं। कोविड पर एक बार एग्जाम का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने हमको। नहीं है मेरे पास, तो मुझे बताइए विनीता, एग्जाम्पल्स मॉडिफिकेशन होमवर्क वाले वो इसमें नहीं लिखूंगा ना, ये तो मैं आपकी रिवीजन की वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? तो इसके अंदर मैं कहीं एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा।